नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। सब आप लोग का अच्छा होगा। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने अध्ययन किया था सिंड्रोम के बारे में कि सिंड्रोम एक बीमारी है। उसमें हम लोगों ने सिंड्रोम को 4 प्रकार में हम लोगों ने पढ़ा था। टर्नर सिंड्रोम, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पटाउन सिंड्रोम। इसमें क्या क्या चीज़ें थी उसको हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज का हम लोग का जो टॉपिक होगा वह होगा टिश्यू यानी उत्तक। उत्तक जो है यह कोशिकाओं के समूह से मिलकर के बना है। जो छोटे छोटे जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं के समूह से मिलकर के उत्तक का निर्माण होता है और उत्तकों के समूह से मिलकर के अंग का निर्माण होता है और अंग के बनने अंग के समूह से शरीर का निर्माण होता है। तो हम लोग पढ़ चुके थे सेल कि सेल क्या है। अब हमको पढ़ना है टिश्यू उत्तक। तो आइए हम चलते हैं अपने उत्तक की तरफ। तो आप लोगों ने अध्ययन किया था कि सेल 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 से बना उत्तक, सेल से बना उत्तक, उत्तक से बनेगा अंग, उत्तक से बनेगा अंग, अंग और अंग से बनेगा शरीर, अंग से बनेगा शरीर। तो हम लोगों ने सेल के बारे में अध्ययन कर लिया है। अब पढ़ेंगे हम उत्तक के बारे में। जब उत्तक पढ़ लेंगे तो पढ़ेंगे अंग के बारे में। अंग में वही आपके छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर, फेफड़ा, इन सब अंगों के बारे में हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। जब इसको हम पढ़ लेंगे तो बायोलॉजी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम सेल पढ़ लिए, उत्तक हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक के तरफ, उत्तक की तरफ। तो इसको मिटा दें और चलते हैं उत्तक के तरफ। ठीक है, देखिए बात करें उत्तक। उत्तक को हम बोलते हैं अंग्रेजी में टिश्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टिश्यू। क्या बोलेंगे? टिश्यू बोलेंगे। टिश्यू, उत्तक यानी टिश्यू। हिंदी में बोलेंगे उत्तक, उत्तक। तो इसकी सबसे पहले हम परिभाषा सीखें कि कोशिकाओं के समूह को हम बोलते हैं उत्तक। जब कोशिकाएं आपस में ज़्यादा मात्रा में जुड़ जाती हैं तो कोशिकाओं के समूह को बोलते हैं उत्तक। तो परिभाषा इसका लिख लें कि कोशिकाओं के समूह को कोशिका कोशिका के समूह को कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। जो उत्तक का अध्ययन है उसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी। उत्तक का अध्ययन, उत्तक का अध्ययन, उत्तक का अध्ययन, उत्तक का अध्ययन को बोलते हैं, उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी, उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। जो ये हिस्टोलॉजी है, हिस्टोलॉजी के जनक कौन है यानी इसके पिता कौन है? तो हिस्टोलॉजी के जनक, हिस्टोलॉजी के जनक, हिस्टोलॉजी के जनक, हिस्टोलॉजी के जनक, हिस्टोलॉजी के जनक जो हैं वो कौन है? तो मार्सिले मैलपिघी इसके जनक हैं। तो मार्सिले 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 मैलपिघी, मार्सिले मैलपिघी हिस्टोलॉजी के जनक हैं। मार्सिले मैलपिघी, मार्सिले मैलपिघी। सबसे पहले जो उत्तक है, इस उत्तक का विकास देखने को कहाँ मिला था? तो उत्तक का विकास, सबसे पहले उत्तक का विकास, उत्तक का
विकास, उत्तक का विकास। सबसे पहले उत्तक का विकास देखने को कहाँ मिला था? तो सिलिट्रेटा संघ के जीवों में। किसे मिला था? सिलिट्रेटा संघ के जीव, सिलिट्रेटा सिलिट्रेटा संघ के जीव, सिलिट्रेटा संघ के जीव में मिला था, सिलिट्रेटा संघ के जीव में। यानी इसको बोल सकते हैं जेलीफिश। क्या बोलेंगे? हाइड्रा जेलीफिश। इसको बोलेंगे हाइड्रा जेलीफिश, हाइड्रा जेलीफिश में हुआ था, हाइड्रा जेलीफिश में हुआ था, हाइड्रा जेलीफिश में हुआ था। तो ध्यान दीजिए कि जो उत्तक है, उत्तक कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। उत्तक का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी के जो जनक है, अध्ययन करता है, वो है मार्सेले मालपीघी। और जो उत्तक का सबसे पहले विकास देखने को मिला था, तो किसमें मिला था? तो सबसे पहले उत्तक का विकास सिलिट्रेटा संघ के जीव हाइड्रा जेलीफिश में हुआ था। सबसे पहले उत्तक का विकास किस पे हुआ था? तो सिलिट्रेटा संघ के जीव हाइड्रा जेलीफिश में हुआ था। जो यह उत्तक हैं, यह उत्तक 4 प्रकार के होते हैं। जो उत्तक हैं, ये उत्तक 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो इसमें होता है आपका, देखिए इसमें कौन कौन से उत्तक होते हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे। मैस्कुलर टिश्यू होता है, न्यूरॉन टिश्यू, कनेक्टिंग टिश्यू और इपिथेलियम टिश्यू। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन? तो इसमें कनेक्टिंग टिश्यू, इपिथेलियम टिश्यू, न्यूरॉन टिश्यू और मैस्कुलर टिश्यू। तो इसको आप एक बार मिटा लीजिए और इसको हम चलते हैं आगे। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और हम चलते हैं आगे। हो गया? चलिए इसको मिटाते हैं और चलते हैं आगे। मिटा दें? चलिए मिटाते हैं और चलते हैं आगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए देखिए, जो टिश्यू होते हैं यह 4 प्रकार का होता है। लिखें कि यह 4 प्रकार का होता है, यह 4 प्रकार का, यह 4 प्रकार का होता है, यह 4 प्रकार का होता है। क्या होता है? तो टिश्यू कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला अगर देखा जाए तो कौन सा होगा? तो मैस्कुलर टिश्यू। अगर हम बात करें फर्स्ट का, तो पहला होगा मैस्कुलर टिश्यू, मैस्कुलर। पहला होगा मैस्कुलर, मैस्कुलर टिश्यू। पहला होगा मैस्कुलर टिश्यू। इसको हम बोलेंगे पेशीय उत्तक। क्या बोलेंगे? पेशीय उत्तक। इसको हम बोलते हैं पेशीय उत्तक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पेशीय उत्तक बोलेंगे। जो दूसरा है वह है न्यूरॉन टिश्यू। जो दूसरा है वह है न्यूरॉन टिश्यू, न्यूरॉन। दूसरा है न्यूरॉन टिश्यू, न्यूरॉन टिश्यू, न्यूरॉन टिश्यू। इसको बोलते हैं तंत्रिका उत्तक। इसको बोलेंगे तंत्रिका, तंत्रिका उत्तक। इसको बोलते हैं तंत्रिका उत्तक। और जो तीसरा है, तीसरा वह है कनेक्टिंग टिश्यू। कौन सा है? कनेक्टिंग टिश्यू, कनेक्टिंग टिश्यू। जो तीसरा है वह है कनेक्टिंग टिश्यू, यानी इसको बोल सकते हैं संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक। और जो 4 नंबर है वह है इपिथेलियम उत्तक। 4 नंबर इपिथेलियम उत्तक। 4 नंबर है इपिथेलियम, 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 इपिथेलियम टिश्यू, इपिथेलियम टिश्यू। यानी कह सकते हैं इसको हम कि उपकला उत्तक या एडिपोज उत्तक, उपकला उत्तक
या कह सकते हैं एडिपोज ऊतक, एडिपोज ऊतक, एडिपोज ऊतक। ध्यान दीजिएगा कि जो टिश्यू हैं वह टिश्यू चलिए ध्यान दीजिए कि जो ये ऊतक हैं, ऊतक यह 4 प्रकार का होता है। पहला मैस्कुलर टिश्यू, पेशीय ऊतक। दूसरा न्यूरॉन टिश्यू, तंत्रिका ऊतक। तीसरा कनेक्टिंग टिश्यू, संयोजी ऊतक। और चौथा इपिथेलियम टिश्यू, उपकला ऊतक या एडिपोज ऊतक। अब सीखें कि इन जो चारों ऊतक हैं, इन चारों ऊतकों का काम क्या है, ये चारों ऊतक करते क्या हैं। तो इसमें से हम एक एक करके अध्ययन करते हैं कि इनका काम क्या है। तो सबसे पहले हम सीखें किसके बारे में, तो मैस्कुलर टिश्यू के बारे में। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम आगे सीखते हैं, ठीक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया, इसको मिटाते हैं और चलते हैं इसके हम आगे। इसको मिटा दें, इसको मिटाते हैं और चलते हैं आगे। मिटा दें इसको, ठीक। चलिए देखिए ध्यान से चीज़ों को। तो हम अब सीखें कि जो ये मैस्कुलर टिश्यू है इसका काम क्या है। तो जो मैस्कुलर टिश्यू है इसका काम होता है मांसपेशियों का निर्माण करना। यह क्या करता है, तो मांसपेशियों का निर्माण करता है। इस ऊतक से लंबी मांसपेशियां बनती हैं, यह मांसपेशियों का निर्माण करता है। लिखें इसको कि यह मांसपेशियों का निर्माण करता है, यह मांसपेशियों का, यह मांसपेशीय, यह मांसपेशी का निर्माण करता है, यह मांसपेशी का निर्माण करता है, यह मांसपेशी का निर्माण करता है, यह मांसपेशी का निर्माण करता है। कौन, तो मैस्कुलर टिश्यू। जो बॉडी यानी शरीर है, शरीर के अंदर जो अंग हैं वह अंग के जो बाहरी परत होते हैं वह मैस्कुलर टिश्यू से ही बनते हैं। शरीर के जो आंतरिक अंग हैं उस अंगों के बाहरी परत मैस्कुलर टिश्यू से ही बनते हैं। तो मैस्कुलर टिश्यू यह मांसपेशी का निर्माण करता है ताकि वह अंगों का सुरक्षा प्रदान कर सके। यह जो मैस्कुलर टिश्यू है, मैस्कुलर टिश्यू मांसपेशी, अगर कुल मांसपेशियों की हम संख्या देखें तो कुल मांसपेशी कुल मांसपेशी, कुल मांसपेशियाँ, कुल मांसपेशी कुल मांसपेशी की जो संख्या है वह कितना है, 639। कितना है, 639। कितना है, 639। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं न्यूरो टिश्यू तंत्रिका तंत्र कि न्यूरॉन टिश्यू का काम क्या है। न्यूरॉन टिश्यू का काम क्या है, तो न्यूरॉन टिश्यू का काम होता है कि यह सूचनाओं का आदान प्रदान करने का काम करता है। यह सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। तो लिखें कि यह सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, आदान प्रदान करता है, आदान प्रदान करता है, आदान प्रदान करता है। इसमें क्या क्या चीज़ आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा, पहले हम बात कर लें तो ब्रेन, पहले पे आ जाएगा ब्रेन, ब्रेन या दिमाग कह सकते हैं। पहले पे आ जाएगा ब्रेन। तो जो ब्रेन है, ब्रेन के माध्यम से हम सूचनाओं को हम जानते हैं, ब्रेन हो गया। और दूसरे की हम बात कर लें तो स्पाइनल कॉर्ड, दूसरे की हम बात कर लें तो स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड इसको बोलेंगे
मेरु रज्जु, क्या बोलेंगे? मेरु रज्जु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेरु रज्जु, मेरु रज्जु। तो यह दो काम करता है। क्या क्या काम करता है? कि यह सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। इसमें कौन आ जाएगा? ब्रेन। जो ब्रेन होता है वो न्यूरॉन टिश्यू का बना होता है। जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड और मेरुरज्जु, ये भी न्यूरॉन टिश्यू का बना होता है। इसको बोलते हैं फर्स्ट ब्रेन, इसको बोलते हैं सेकेंड ब्रेन। जब हम ब्रेन पढ़ाएंगे तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें जो कोशिका विभाजन होता है वो कोशिका विभाजन देखने को नहीं मिलता। तीसरा पॉइंट लिख दें कि इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। इसमें कोशिका विभाजन, इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। कोशिका विभाजन नहीं होता है। किसमें? तो न्यूरॉन टिश्यू में। किसमें नहीं होगा? तो न्यूरॉन टिश्यू में। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या समझ में आया होगा? इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और हम चलते हैं आगे। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसको हम मिटाते हैं और चलते हैं इसके हम लोग आगे। इसको मिटा दें? ठीक है, मिटाते हैं और चलते हैं आगे। ठीक है, मिटा देते हैं और चलते हैं आगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? चलिए ठीक है। अब सीखते हैं हम तीसरा नंबर। अब सीखते हैं तीसरा नंबर, कनेक्टिंग टिश्यू। अब सीखते हैं तीसरा नंबर, कनेक्टिंग टिश्यू। तो 3 नंबर अभी हमने पढ़ा था। 3 नंबर क्या था? कनेक्टिंग टिश्यू, कनेक्टिंग टिश्यू, कनेक्टिंग टिश्यू, कनेक्टिंग टिश्यू। इसको हम बोलते हैं क्या? संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक। जो ये कनेक्टिंग टिश्यू है, संयोजी ऊतक है, इसका काम क्या होता है? तो यह शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। लिखें कि यह शरीर के विभिन्न अंगों को, यह शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ता है, आपस में जोड़ता है। कौन? तो ये कनेक्टिंग टिश्यू। इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं कि कनेक्ट मतलब होता है जोड़ना। तो इसमें क्या क्या चीज़ है कि कौन कौन से चीज़ ऐसे हैं जो शरीर को जोड़ के रखने का काम करेंगे। तो हम पहला बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 1 दे करके। पहला तो अस्थि, पहला हम बात कर लें तो अस्थि, हड्डियाँ। व्यक्ति के शरीर में कुल 206 हड्डियाँ हैं और हड्डियाँ सभी आपस में एक दूसरे से जुड़ी हैं और जोड़ करके पूरे शरीर को ढांचा दी है और शरीर को खड़ा कर पाने में सक्षम है। तो जोड़ने में सहायता कौन दिया? पहले अस्थि। तो अस्थि हो गया कनेक्टिंग टिश्यू। जो अस्थि है वो कनेक्टिंग टिश्यू से बना है। इसके बाद हम दूसरे की बात कर लें तो दूसरा में होता है रक्त। दूसरा में रक्त यानी ब्लड। जो ब्लड है वो अभी पूरे शरीर को एक दूसरे से जोड़ करके रखा हुआ है। इसके बाद तीसरा की हम बात कर लें तो लसिका। तीसरे की बात कर लें तो लसिका। तीसरा लसिका, तो अस्थि, रक्त और लसिका, ये सब कनेक्टिंग टिश्यू के से जुड़े होते हैं। यह शरीर को एक दूसरे से जुड़ने का कार्य करते हैं। जो रक्त है, रक्त यह संवहनी ऊतक का बना होता है। जो रक्त है, रक्त यह संवहनी ऊतक का, यह संवहनी ऊतक का बना होता है। संवहनी ऊतक का बना होता है। संवहनी ऊतक का बना होता है। कौन? रक्त।
रक्त संवहनी ऊतक का बना होता है। यह शरीर के तापमान को नियंत्रित भी करता है। तो यहीं लिख दें कि यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। कौन? तो ये आपका कनेक्टिंग टिश्यू। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना। अब चलते हैं हम इसके आगे 4 नंबर पढ़ लें। 4 नंबर, तो 4 नंबर में आप लोगों ने पढ़ा अभी इपीथीलियम ऊतक। क्या पढ़ा? इपीथीलियम ऊतक। इपीथीलियम यह लिख दें। चलिए लिख देते हैं यहीं पर इपीथीलियम ऊतक। 4 नंबर इपीथीलियम ऊतक। इपीथीलियम टिश्यू यानी इसको कहेंगे उपकला ऊतक। इसको बोलेंगे उपकला ऊतक या एडिपोज ऊतक या एडिपोज ऊतक। उपकला ऊतक या एडिपोज ऊतक। आइए सीखते हैं कि इपीथीलियम टिश्यू का काम क्या है। देखिए, जो इपीथीलियम टिश्यू है इसका काम होता है वसा का निर्माण करना। इसका काम है वसा का निर्माण करना। वसा का निर्माण करता है। वसा का निर्माण करता है। वसा का निर्माण करता है। वसा का निर्माण करता है कौन? इपीथीलियम ऊतक। यह वसा का निर्माण करेगा, इसका काम है। और यह जो बॉडी के आंतरिक के अंग हैं उस अंगों के बाहरी परत को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। जो वसा है, जब वसा रहेगा तो जिस व्यक्ति में वसा की मात्रा ज़्यादा रहेगी उस व्यक्ति को चोट वगैरह कम लगेगा। कोई मारेगा ऐसे तो वसा ज़्यादा है, उस पर हाथ या चोट उछड़ जाएगा, उस पर चोट नहीं लगेगा, वो व्यक्ति चोटिल नहीं होगा। और जिस व्यक्ति में वसा की मात्रा कम है उसको मारने पर चोट उसे ज़्यादा लगेगा। तो जो वसा है, वसा का होना एक तरह से बहुत ज़रूरी है। जिस व्यक्ति में वसा होगा वह व्यक्ति खूबसूरत सुंदर दिखेगा, और जिस व्यक्ति में वसा की मात्रा कम है वह व्यक्ति दिखने में अच्छा नहीं लगेगा, वह दलिद्दर दिखेगा, एकदम बिल्कुल सूखा सूखा दिखेगा। और जिस व्यक्ति में वसा है उसको ठंड भी कम लगेगा, और जिसमें वसा की मात्रा नहीं है उसको ठंड वगैरह ज़्यादा लगेंगे। जैसे हम एग्जांपल दे दें कि जैसे व्यक्ति का हथेली है, तो हथेली में वसा की मात्रा ज़्यादा है। अगर हम हाथ के माध्यम से किसी व्यक्ति को हम चोट दे रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, तो उसके जिस बॉडी पार्ट पे चोट लगेगा उसको तेज लगेगा और हमें इस पे चोट कम लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ की हथेली पर वसा की मात्रा ज़्यादा है। अभी व्यक्ति का जो पैर की जो एड़ी होती है उस एड़ी में वसा की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए व्यक्ति को उस पे चोट वगैरह बहुत कम लगता है। ठीक है, तो वसा का होना एक तरह से ज़रूरी है। तो जो महिला होती हैं और जो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में वसा की मात्रा ज़्यादा होता है और पुरुषों में कम। वसा एक तरह से हल्का होता है, वसा हल्का होता है, इसीलिए देखते हैं आप लोग ना, महिलाएं वसा एकदम अच्छा खासा रहेगा, एकदम मोटी मोटी रहती है लेकिन हल्का रहती है, वसा हल्का होता है। और जो पुरुष रहेंगे जिनमें वसा की मात्रा नहीं है उनका शरीर गठीला होता है और वह भारी होते हैं। तो वसा हल्का होता है और उस क्षेत्रफल ज़्यादा घेरता है, और जिसमें वसा की मात्रा नहीं होती है वह व्यक्ति गठीला होता है, वह व्यक्ति भारी होता है। तो वसा हमारी सुरक्षा, हमारी अंगों को यानी बॉडी के आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करने का सहायता देता है, शरीर को सुरक्षा देने का सहायता करता है। जो वसा हैं
वसा समय के अनुसार धीरे 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 यह समाप्त होने लगता है। देखते हैं जब कोई व्यक्ति बूढ़ा वगैरह होता है, वृद्ध होता है, तो उसकी जो त्वचा है, इस एपिथेलियम टिश्यू से त्वचा का निर्माण भी होता है। ये जो त्वचा है, ये त्वचा वृद्धा अवस्था में धीरे 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 झूल जाते हैं, यानी धीरे धीरे ये सूख जाते हैं, तरह से कहा जाए तो। क्यों? क्योंकि इस त्वचा के अंदर क्या है? वसा है, और वसा इस त्वचा को तनाव दिया है, पीछे से इसको ढकेला है, ताकि यह जो त्वचा है वह त्वचा में तनाव रहे। और जब तनाव रहता है तो व्यक्ति सुंदर लगता है। लेकिन वृद्धा अवस्था में यह धीरे धीरे जो वसा है, वसा कम होगा, तो जो ये त्वचा है वह त्वचा धीरे धीरे सूखना शुरू हो जाएगा, सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। तो वृद्धा अवस्था में त्वचा वगैरह सिकुड़ जाते हैं। किस माध्यम से? तो वसा के समाप्त होने के कारण वसा धीरे धीरे समाप्त होता है और त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। इसलिए जो खूबसूरती है, उस खूबसूरती पे ध्यान न दें। खूबसूरती आपकी कब बदल जाएगी ये किसी को नहीं पता है। खूबसूरती पे ध्यान नहीं, आप लुक पे ध्यान नहीं, बल्कि इस समय आप प्रेजेंट में बुक पे ध्यान दीजिए। अगर बुक पे ध्यान देंगे, अगर आपकी झुर्रियाँ भी पड़ जाएं, तो आपके कर्म के अनुसार, आपकी पढ़ाई के अनुसार, आपके बिहेवियर के अनुसार लोग आपको याद रखेंगे। महान महान व्यक्ति आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी उनको कर्म के अनुसार, उनके बिहेवियर के अनुसार उन्हें याद किया जाता है, ना कि उन्हें खूबसूरती के आधार पर उन्हें याद किया जाता है। इसीलिए जो वसा है अभी है तो व्यक्ति ठीक लग रहा है, कल वसा समाप्त हो जाएगा तो व्यक्ति अच्छा नहीं लगेगा। तो आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, आप अपने सुंदरता पे ध्यान बाद में दीजिएगा। सबसे पहले पढ़ाई जरूरी है। तो एपिथेलियम ऊतक का काम क्या है? एपिथेलियम ऊतक का काम है वसा का निर्माण करना, त्वचा का निर्माण करना। और जिस व्यक्ति में वसा होगा वो खूबसूरत दिखेगा, धूप उसे ठंडा कम लगेगा और उसे चोट वगैरह कम लगेगा। ठीक है, तो आपने आज सीखा टिश्यू। टिश्यू कितने प्रकार के आप लोगों ने सीख लिया? 4 प्रकार के। कौन कौन सीखा आप लोगों ने? तो कनेक्टिंग टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिंग टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू, न्यूरॉन टिश्यू और मैस्कुलर टिश्यू। मैस्कुलर टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू, न्यूरॉन टिश्यू और कनेक्टिंग टिश्यू। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये टिश्यू जो चैप्टर था इस समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में देने का काम ज़रूर कीजिएगा। और आप चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं तो जानकारी आपके यहाँ पहुँचे और आप जानकारी प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है।